अगर मैं ये सवाल करूं कि मुझे अगर थायराइड से अपने बच्चों को या दूसरों को, जिनको भी, अपने आप को दूर रखना है, तो खाने पीने में तो आपने मुझे बताया कि चलो आप ढंग से खाइए, सब कुछ खाना खाइए, आयोडाइज नमक भी ले लीजिए, बट ऐसा क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफस्टाइल से हटा ही दें और कहें कि नहीं, हम थायराइड मुक्त हो चुके हैं? अपार्ट फ्रॉम आयोडीन, विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरत है थायराइड फंक्शन रेगुलेट करने के लिए। तो धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल नहीं हो पाता है। लोग काफ़ी बंद रहते हैं तो धूप कम मिलती है। तीसरी है सेलेनियम, वो भी एक ट्रेस एलिमेंट है जो आपके थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करती है। तो ये 3 मोटी मोटी चीज़ें, इसलिए आपका आहार अच्छा होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्योंकि हमारा आहार ना आजकल बड़ा फास्ट हो गया है। बहुत फटाफट वाली चीज़ें होती हैं कि रेडी टू मेक आपका नाश्ता है, खाना आपका बाहर है या हाईली प्रोसेस्ड है। तो मैं ये मान लूँ कि हमें अगर थायराइड प्रॉब्लम होती नज़र आ रही है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी की गति को थोड़ा कम करें, थोड़ा अपने लिए जिएं, थोड़ा अपने लिए वक्त रहते खाना प्यार से पकाएं, उसको प्यार से ग्रहण करें, वक्त पे सोएं, मेडिटेशन करें, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेडिटेट करने की कोशिश करें ताकि अपने आप के साथ आप थोड़ी देर स्थिर होकर बैठें। तो कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए आपके पास एक रेगुलर रेजिम होना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, धूप का सेवन करें, अच्छा खाना खाएं, मन से खाएं और खुश होके खाना खाएं। और अपने, जो आपने कहा मेडिटेशन नहीं तो एक्सरसाइज ऑल्सो मेक्स यू हैप्पी, तो उतना तो कर ही लें कि एक हार्मोन से दूसरा हार्मोन रिलेटेड है। आप जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ाएंगे, उस दूसरा हार्मोन इफेक्टेड होता ही है। ये डोमिनोज इफेक्ट है, एक चीज़ खराब हुई ना, सब खराब होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो आपने कुछ भी करेक्ट कर लिया तो आपका पूरा बॉडी कम्स इनटू अलाइनमेंट। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि यू सेड इट्स अ ग्रोथ हार्मोन, तो क्या बच्चों के रेगुलरली टेस्ट कराने चाहिए थायराइड के? अगर बच्चे का, अब थायराइड किस किस चीज़ को मदद करता है पहले वो जानना ज़रूरी है। थायराइड ज़रूरी है आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और बच्चों में बोन की ग्रोथ में थायराइड बहुत हेल्प करता है। थायराइड का असर हार्ट मसल्स पे बहुत होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आप देखेंगे कि आपकी पल्स रेट थोड़ी लो रहेगी या हार्ट को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों पे थायराइड हार्मोन का अधिकार है। तो अगर आपका बच्चा का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है तो टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये मान लीजिए कि हमारे बच्चा है ना इस उम्र का, तो हम ये सारे सवाल करते हैं, मतलब ये कि अगली बार आपसे मैं कहूँ कि एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम ये सब चीज़ें जरा क्लियर कर लें लाइफ में और सेट करिए, हम ऐसे ही डर रहे हैं ज़्यादा। हम ऐसे, अगर बच्चा खा रहा है, सो रहा है अच्छी तरह, फोकस अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है और उसकी ग्रोथ एज पर उसके एज के हिसाब से है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जाके कोई टेस्ट कराएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए डॉक्टर को ही कॉल लेने दें। क्या होता है, एज अ पेरेंट हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम हर तरीके का टेस्ट करा लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ डॉक्टर, वो उस पर ध्यान देगा। और अब आए हैं उस पॉइंट पर कि जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आयुर्वेद हमें क्या बताता है कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो गई तो इलाज क्या है? तो मैंने शुरुआत में कहा था कि आयुर्वेद मेटाबॉलिज्म को अग्नि से जोड़ता है, और अग्नि मांद्य या अग्नि पुअर हो गया तो शरीर में एक तरह का टॉक्सिन बनता है जिसको हम कहते हैं आम, और उसके लक्षण ना अगर आप जोड़े तो हाइपोथायराइड से मिलते हैं। अच्छा, तो श्लोक सुना देती हूँ। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवम अनिल मूढ़ता। स्रोतोरोध इज व्हाट? blockage of channels, so there is no nutrition flowing through it, and that is why you feel a little lethargic, lack of energy. bala bhransh, bala is lack of energy, fatigue, yes. bal और उसका भ्रंश हो गया। गौरव is heaviness of the body, weight gain, poor metabolism. अनिल मूढ़ता, अनिल is वायु, anything which is moving. मूढ़ता यानी उसका रुक जाना। So you will see a low heart rate, a low respiration rate, लो फोकस एंड कंसंट्रेशन। वायु का एक और चीज होता है, जहां वो ट्रैप होता है वहां पेन कॉज करता है। ऑल्सो वायु कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। अनिल मूढ़ता मतलब पेरिस्टालसिस, जो आपका अतड़ियां मूव होती हैं उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। पर श्लोक में ना बड़ा पोएटिक और बहुत सुंदर था। हाँ, क्या अच्छी चीज हुई है हमें।
नहीं नहीं नहीं, ओके। अरुचि इज नो इंटरेस्ट इन Interest. एपेटाइट। अपक्ति, अपक्ति इज पकना, वो पक नहीं रहा है, मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं है। और उसके अलावा यू विल हैव अ लिटिल प्रॉब्लम विद मेमोरी एंड अ लिटिल प्रॉब्लम विद सर्कुलेशन। तो अगर आप ये मोटा मोटा पूरा श्लोक देखें तो आपको सारे हाइपोथायराइड के लक्षण दिख जाएंगे। तो मतलब बचा क्या फिर? कुछ नहीं। अब इसका इलाज, क्योंकि ये आमजन्य व्याधि है, इसको हम कफज, मैंने पहले कहा था कफज व्याधि मानते हैं, हैवीनेस है। तो अब इसका इलाज क्या है? आम है तो मुझे उसको निकालना है। वो कैसे करूंगी? दीपन। दीपन इज इम्प्रूविंग द डाइजेस्टिव फायर एंड पाचन। पाचन इज मेरा डाइजेशन और ठीक करना। तो दीपन और पाचन में हम जो दवाइयाँ यूज करते हैं ना, सब में नमक है और उसमें है सैंधव। तो हिंगवाष्टक में यूज करती हूँ, लवण भास्कर यूज करते हैं, चित्रकादि वटी उसमें भी नमक है। अब ये चित्रक जो है ना, इट इज सो गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। आपका एपेटाइट पुअर है, वंस योर मेटाबॉलिज्म इज फायर्ड अप, वंस योर BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज अप, ऑटोमेटिकली चैनल्स खुलते हैं, सर्कुलेशन अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। दूसरा है शोधन, कि अगर हमको लगता है कि बहुत हैवीनेस है तो हम शोधन, उसमें विरेचन हो सकता है, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। वमन विरेचन की आपने उल्टी से हाँ सारे दोष इंड्यूस्ड निकाले। वॉमिटिंग होती है, लेकिन वो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए भी ये कहते हैं कि ये भी डॉक्टर के पंचकर्म शमन चिकित्सा आप एक बार घर में कर लीजिए, कि जीरा खा लिया, नमक खा लिया, अजवाइन खा लिया। शोधन के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ कि शोधन करते हैं, आप खुद ना ट्राई करें। वॉमिटिंग, जब आप इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, वो खुद से ना करें, इट्स नॉट गुड। शोधन में वमन है, विरेचन, लैक्सेटिव दिए जाते हैं, बस्ती जिसमें आपको मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है, पर वो डॉक्टर या वैद्य डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। उसके अलावा मनोहर्षण, मनोहर्षण इज कीपिंग यू हैप्पी, डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, ये भी उसकी चिकित्सा है। रसायन, रसायन क्या चीजें हैं? रसायन इज समथिंग जो आपका हर टिश्यू को अच्छी तरह नरिश करे। अश्वगंधा काफी यूज होता है, और अभी तो स्टडीज भी है कि अश्वगंधा खाने से हाइपोथायराइड करेक्ट होता है। अगर आपका सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि TSH कंट्रोल में आने लगता है। तो अपने आप से ना लें, एक बार जरूर डॉक्टर से मिलें, पर अश्वगंधा इज अ गुड रसायन। लेकिन जब आप थायराइड की दवाइयाँ खाते हैं, लोग सुबह सुबह उठ करके वो पिल्स खाते हैं, वो 20.25 mg की भी होती है, वो 75.75 की भी होती है। तो अब जो लोग ऑलरेडी उन दवाइयों पर हैं, उसके साथ ये आयुर्वेदिक इलाज भी हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप दवाई ऑलरेडी खा रहे हैं, आप उसके साथ आयुर्वेदिक पैरेलली शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो आप दवाई ले रहे हैं, लिवोथायरोक्सिन जो कि थायराइड हार्मोन ही है, उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो आप बिल्कुल साथ में ले सकते हैं, आप वो दवाई तुरंत बंद ना करें। बिकॉज आपने एक बार शरीर को उसकी आदत डाली है, उसकी धीरे धीरे आदत छूटने के लिए दूसरी दवाई को टेक ओवर करना ज़रूरी है। मैं रसायन की बात कर रही थी, उसमें गुड़ुचि भी आता है। मैं त्रिफला काफ़ी यूज़ करती हूँ, त्रिफला रसायन बहुत अच्छा है। उसके अलावा हम नस्से देते हैं, और नस्से किसका, उसके काफ़ी रिसर्चेस हैं। नस्से इज़ नाक में तेल डालना विच इज़ मेडिकेटेड। रिसर्चेस बताती हैं कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अगर आप ओरली नहीं दे रहे हैं तो नेजल म्यूकोसा से होता है। नाक की जो अंदर की स्किन है वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करती है। अभी तो इंसुलिन स्प्रेज बन रहे हैं, जो कई चीज़ें नाक से ली जाती हैं, जो कि सही है गलत उस पर मेरा कोई विचार नहीं है। पर कटुतुम्बी का तेल, जो कि बेसिकली लौकी है, लौकी का तेल इज सपोजिटली वेरी गुड टू स्टिमुलेट योर ब्रेन फंक्शन। अब ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, जो कि एक प्राइमरी आपका मेजर ग्लैंड है जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी है जो अगेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और थायराइड। मुझे ना हमारी डिस्कशन में मज़ा इस बात का बहुत आता है कि ना हर बीमारी का एक डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत अच्छी सी एक मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं, एक श्लोक होता है। फिर ऐसा लगता है कि हम बीमारियां डिस्कस कर रहे हैं या इस पोएट्री, बट इट्स नाइस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्योंकि कितनी अच्छी बात, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपको किसी बीमारी का इलाज भी करना है तो देयर इज समथिंग वेयर यू पैम्पर योरसेल्फ। आपका मन खुश करने के लिए एक दवा है, आपके पेट में जो जा रहा है वो नमक है, तो टेस्टी भी। आई एम श्योर मैंने वो खाया हुआ है, वो
हिंगवाष्टक। हिंगवाष्टक। ओहो, गरम गरम चावल में घी डालो, हिंगवाष्टक डालो, मिलाओ और खाओ, इट इज यम्मी। और ऐसे ही खाया जाता है। हिंगवाष्टक को हम बीमारी के हिसाब से अलग अलग टाइम पे देते हैं, पर सबसे बेस्ट है कि आपके पहले कौर के साथ एक छोटा चम्मच हिंगवाष्टक घी के साथ खाइए, तो वो आपका डाइजेशन सुधारता है, आपकी पाचन समस्या को ठीक करने लगता है। तो हम नस्से की बात कर रहे थे। सॉरी। तो नस्से हम साधारण तौर पे 3 हफ्ते देते हैं, पर आप ज़रूर किसी वैद्य से मिलें और फिर सीखें कि कैसे लेते हैं वो। तो ये मोटी मोटी तौर पे हमारी ठीक करने की प्रक्रिया है थायराइड के प्रॉब्लम्स। उसके अलावा योग तो है ही, आप नौकासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन ये इतना जो विकार है, ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु इज योर चिन, और उसके ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए सर्वांगासन एक अच्छा आसन है। आयुर्वेद में ना एक ही चीज को समझाने के बड़े सारे नाम हैं। जैसे अगर मैं गुडुची बोलूं तो गुडुची को उसके रूप के हिसाब से बड़े सारे नाम हैं। उसका नाम है अमृता, क्योंकि वो अमृत समान होती है। उसका नाम है छिन्न रूहा, मतलब कि अगर आप कभी देखें कि मैं इसका स्टेम काट के ऐसे छोड़ दूं टेबल पे, तो वो उसी में से फिर से उग जाती है। तो जैसा आपको दिखता है वैसे नाम दिए जाते हैं। अब कटु तुम्बी उसका आकार ऐसा छोटे से लोटे जैसा होता है जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, इसलिए कटु तुम्बी। तो वैसे नाम है। थायराइड चूंकि लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर आप इसको फॉलो करें और लाइफस्टाइल करेक्ट कर लें तो आप ठीक होने लगेंगे। एक बात थी कि आयोडीन में मैं कह रही थी कि सैंधव लेना चाहिए। आयोडीन युक्त और क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तो सॉल्ट है ही, दूसरा है जितना सी फूड मतलब समुद्र नमकीन जगह से जो आपको मछलियाँ मिल रही हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर हैं, उसमें होता है। दूसरी बात कही थी मैंने सेलेनियम मिलता है आपको सनफ्लावर सीड से। तो आप सनफ्लावर सीड ज़रूर खाएं, विटामिन डी के लिए मैंने बोला है, धूप सेंके। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आयोडीन का कम होना और आयोडीन का ज़्यादा होना ज़रूर थायराइड की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और ये देखा जा रहा है। तो आप लगातार आयोडीन युक्त नमक का सेवन ना करें। आप एक महीना सैंधव लें, 1 महीना टेबल सॉल्ट लें जिसमें कि आयोडीन है, बट आप सालों साल एक ही तरह की चीज़ें नहीं करें, क्योंकि बॉडी के लिए जब वो एक्सेस हो जाता है देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स टू योर हार्मोनल सेटअप। अच्छी हम बातें करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, सिर्फ दवाइयों की बातें नहीं करते। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय पे थायराइड को लेकर ही या किसी और बात पे बात करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम उस पर कोई बात लेकर आएँ, कोई डिस्कशन लेकर आएँ, कोई उपचार उस पर विचार लेकर आएँ आप तक, तो आप लिखिएगा ज़रूर। हमारा email ID है यहाँ पर, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। We will wait for your comments and any question। आपको कोई भी सवाल पूछना है जो आयुर्वेद से, हेल्थ से, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ हो, तो feel free to ask us।